अस्सलाम वालेकुम। बेहज़त जिलानी हाज़िर खिदमत बियॉन्ड विद बेहज़त के साथ। ये हमारा चैनल है जिस पर हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात कराएँ, जो हमारे ख़्याल में आपसे उनकी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। एक बात तो बताएँ, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी ऐसे शख़्स की ज़िंदगी कैसे होती होगी, जिसका नाम एक लेजेंड के साथ जुड़ा हुआ हो? क्या वो हमेशा अपने बाप के या अपनी वालिदा के साए में रहता है? या वो उस साए से निकलकर एक नई रोशनी, एक नई पहचान बना सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक अज़ीम अदीब के बेटे ही नहीं, बल्कि खुद भी एक अदीब हैं, एक मुफक्किर हैं और एक ऐसे इंजीनियर हैं, जिनके नाम पर 20 से ज़ायद आलमी पेटेंट्स भी हैं। एक तरफ इब्न सफ़ी की अदबी विरासत और दूसरी तरफ जनरल इलेक्ट्रिक की जदीद टेक्नोलॉजी। ये हैं वो दो दुनियाएं एक शख्सियत में कैसे जमा हुई, आज हम जानेंगे अहमद सफ़ी साहब की असल कहानी में। अब आप पहचान के होंगे, हम बात करने जा रहे हैं मशहूर मारूफ अदीब इब्न सफ़ी के साहबजादे अहमद सफ़ी से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बस अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बियॉन्ड विद बहजत जो चैनल है उसमें हमारे जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है उसके लिए आपने वक़्त निकाला। नहीं, मेरे लिए तो एज़ाज़ की बात है ये बहुत, क्योंकि ये एक यूनिक सिलसिला है मेरा ख़्याल है, और मैं खुद इसे बड़े शौक़ से देखता हूँ। और मेरे लिए तो बहुत एज़ाज़ की बात है कि आज मैं इसमें खुद शरीक हो पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम आम तौर पर मैं सवाल आपने जैसा कि आप कहते हैं कि सुनते आए हैं, आम तौर पर ऐसे शुरू नहीं करती जैसे मैं आज शुरू करूँगी प्रोग्राम आपके साथ। क्योंकि मैं आपसे पूछूँगी आप अपने बचपन में बताइए एक ऐसे घर में आँख खोलना कैसा था, जहाँ इब्न सफ़ी जैसे अज़ीम अदीब मौजूद हों? कैसा तजुर्बा था? कैसे सोचते थे? कैसे बचपन गुज़रा? भाई, ये तजर्बा तो आप यूँ समझिए कि एक बड़े इंसान के साथ रहना, वो तो हमें पता ही नहीं था। वो हमारे अब्बू थे, और यूँ समझिए कि नाज़िमाबाद के एक छोटे से मकान में 120 गज़ में, और 7 बच्चे और सारी फैमिली वहीं रहती थी। सब वहीं हंगामेबाजी करते रहते, उसी में वो अपना लिखते रहते थे। यहाँ तक कि ये भी होता था कि अम्मी उनसे कभी कहती थी कि हम लोगों को अरे वाह! डांटती थी कि शोर मत मचाओ, अब्बू लिख रहे हैं तुम्हारे। तो वो कहते थे अरे करने दो, इससे भी तहरीक मिलती है। तो हमारे लिए हमारे अब्बू थे वो, बिल्कुल हमारे लिए हमारे अब्बू थे। और मैं समझता हूँ कि बाकी बड़े बहन भाइयों को शायद अंदाज़ा हो, जब हम छोटे थे हमें भी नहीं था। लेकिन राइट, जब स्कूल में पहुँचे और जब अपने दोस्तों को देखा, उस वक्त की ज़ाहिर है जो जनरेशन थी उन्हीं की बात करती थी। तो छठी पाँचवीं छठी के बच्चे भी उनको पढ़ रहे थे, और वो नए नावल पे और इस पे उस पे और उनके किरदारों पे बात कर रहे होते थे। तो उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो वाकई एक मशहूर शख्सियत है जिनको सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग थोड़े से इस मामले में आप यूँ कहिए कि शाई रहते थे, कभी ख़ुद से नहीं बताते थे कि हम उनके बच्चे हैं या कुछ। हम सब बहन भाइयों का ये था। जब किसी को पता चलता तो फिर वो हैरान होते थे कि भाई आप उनके फ़र्जंद हैं या उनकी बेटी हैं। लेकिन ख़ुद से हम लोग कभी भी नहीं बताते थे, और इन्जॉय करते रहते थे उनके बारे में जो जो वो तो कमेंट्स आ ज़ाहिर रहे है कि होते थे। और दूसरी चीज़ें, कभी बहुत अच्छे कभी तकलीफ़ दे भी हो जाते थे, वो शायद गुफ्तगू में आगे चल के उसका भी जिक्र आए। तो ये एक अच्छा ये बताइएगा कि इब्ने सफ़ी साहब घर में कैसे थे? एक बाप के तौर पर, एक ना कि एक अदीब के तौर पर। बाप कैसे थे? बाप वो बड़े आइडियल बाप थे। हम तो सोचते हैं कि काश हम भी वैसे बाप हो सकें, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन होता ये था कि वो बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। यानी हम उनसे हर किस्म की बात कर लेते थे, कभी कोई झिझक नहीं रही। हमेशा जो भी उनसे बात करनी हुई, कोई मसला हुआ, कोई बात हुई, तो हम उनसे फ़ौरन जाके, हम या हमारी बहनें भाई बहन सब उनसे अपना अपना मुद्दा कह सकते थे और उनसे बात कर सकते थे। दुनिया के हर मौजू पे वो बात कर लेते थे, अपनी किताबों पे भी कर लेते थे। कोई मसला अटक जाए कहीं हो तो फिर वो बात बड़े मज़े से करते थे। तो हम लोग तो इस हद तक भी यार अब्बू कह के बात कर लेते थे, जो उस ज़माने में बहरहाल उस वक्त का मुश्किल था। आम तौर पे ऐसे वालदैन नहीं होते, लेकिन अब्बू की बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी। और उनका ये था कि जब हमें उनसे कुछ चीज़ चाहिए होती थी तो जाके हम भाई बहन उनके सामने कुछ चीज़ों की जैसे तारीफ़ शुरू कर दी कि ये चीज़ आई हुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त है,
या ये वीसीआर आया हुआ है इसको ले लेना चाहिए, या फलां चीज़। तो उनका एक तरीक़ा था, वो कहते थे अपनी अम्मी से पूछ लो, अम्मी को हम आपा कहते हैं, कि अपनी आपा से पूछ लो, वो कहती हैं तो दिला देंगे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। तो उसका फिर यही मतलब होता था, हम कहते तो आप इसको ना ही समझे, हम मतलब आप वैसे ही मना कर दें क्योंकि अम्मी का वीटो पावर बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त, हर तो घर वो में होता है मुस्कुरा जी। के हर घर में हर होता है। घर तो में होता वो है, बिल्कुल। उन्हें जब अच्छा जब दिलानी होती थी कोई चीज़, तो फ़ौरन उठे और गए और जाके लेके आके और दिला दी। लेकिन जिस चीज़ पे ना करनी होती थी, अपनी आपा से पूछ आपा लो, से पूछ लो, वो हाँ। कह देती हैं तो फ़ौरन दिलाएँ। तो ये होता था हमारे यहाँ। तो आपने एक एक बड़ा नॉर्मल घर था, और एक मतलब माँ-बाप जैसे होते हैं उसी तरह से थे, और अब्बू अपने कामों में भी बिज़ी रहते थे, लेकिन हम लोगों के साथ भी वक़्त गुज़ारते थे। हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे भी मेरा बचपन याद दिला दिया, हम भी अपनी वालिदा को आपा ही बोलते थे। तो अच्छा। और उनकी भी वीटो हाँ। पावर उतनी ही थी जितनी आपकी आपा जान की थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, कभी हाँ। आपने सोचा है कि आपके वालिद की कोई-सी आदत या जो आप या कोई ऐसी बात जो आपकी शख्सियत में सबसे ज़्यादा मुंतकिल हो गई हो? मुझे पता नहीं, हम सब बहन-भाइयों में है वैसे तो, उनकी एक चीज़ जो थी वो अगर आप देखें तो, जैसे इकबाल ने कहा था ना कि अगर दोस्तों की महफ़िल हो हल्क़ाए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, नर्म, बज़्म हक़ व बातिल हो तो फ़ौलाद है मोमिन। औलाद है तो मोमिन, उनका बिल्कुल। स्टाइल भी यही था कि यारों की महफ़िल में वो बहुत ज़्यादा पुरलुत्फ़ गुफ्तगू करने वाले, और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका जो था, हिस्से मिज़ाह बहुत तेज़ थी। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ मुझ में भी मुंतकिल हुई, और मेरे सब बहन-भाइयों में है, कि अच्छा, अगर वेरी आप गुड। हमारे साथ बैठे, पूरे ग्रुप के साथ बैठ जाएँ, तो फिर वो कहते हैं ना, महफ़िल ज़ाफ़रान। अच्छा जी, अब इब्ने सफ़ी साहब की तो बात गुफ्तगू हो गई, चलती रहेगी साथ-साथ। अब आते हैं अहमद सफ़ी की तरफ। तो आपकी अदबी शुरुआत कैसे हुई? ये एक फ़ितरी अमल था या कोई शऊरी फ़ैसला था जो आपने शुरू किया, लिखना-लिखाने का अमल शुरू हुआ? असल में मैंने कभी सोचा नहीं कि इन सब चीज़ों को जमा किया जाए, बहुत ज़्यादा हो गया है अब। और नसरी भी और मंज़ूमात भी हैं, और मुझसे ज़्यादा मेरी जो अहलिया हैं उनको परेशानी रहती है, क्योंकि मेरा तकरीबन जो भी शेरी ख़ज़ाना है वो उनकी वजह से बचा हुआ है। क्योंकि जी, मैं जी, कहीं पे भी किसी वक़्त भी कोई बिल्कुल। नज़्म हुई, गज़ल हुई, तो वो लिख देता हूँ, चाहे वो ग्रोसरीज़ की रिसीट हो, टैप टोटल हो, उसके पीछे लिख दिया, या किसी जगह कोई किताब के अंदर कोई बुकमार्क रखा हुआ है उस पे लिख दिया। उसके बाद वो बेचारी समझती फिरती है कि इसको डायरी में लिखिए, किसी अच्छा। जगह लिखिए। तो फिर अब तो मोबाइल में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन ये है कि किसी तरह से बचा है, वरना तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो शायद लापता हो चुकी होती। तो उन्हीं से उम्मीद है। अभी पिछले दिनों नहीं, भी मैं बात कर रही थी कि अब इतना हो गया, अब आप मुझे ये काम दें, मैं जमा करती हूँ और छपवा दूंगी मैं इसको। मैं कहा चलिए, मैं फिर आप बता दीजिएगा कि तकरीब रूनुमाई कहाँ होगी, मैं वाह! आ जाऊँगा। वक्त और मकाम ये भी जला देने वाली आदत जो है, ये भी कहीं ना कहीं से आई है, तो आप सोच लीजिए। वाह, वाह, वाह! तो बहुत खूब, बहुत ये खूब, बहुत खूब। तो आपकी तहरीरें काफ़ी मोतबर जराइद में शाया होती भी रहती हैं, लोग जानते भी हैं आपको। लेकिन अभी तक कोई मजमूआ नहीं शाया हुआ क्या? अ, अबू की किताबों का तो ख़ैर genre अलग था बिल्कुल, तो वो जासूसी नॉवेल्स जो थे वो निकलते थे, और उनके आपको पता है ऑन रिकॉर्ड इस वक्त 150 नक्काल हैं जिन्होंने उनके ही किरदारों के ऊपर तबाह आजमाई की। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कौन मैदान में जम सका, कोई भी नहीं जम सका बेसिकली। अभी भी अबू के ऊपर तो बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन और किसी का नाम इस मैदान में ऐसा नज़र नहीं आता जिसे कोई इतनी शोहरत या इतनी यानी अहमियत मिली हो। तो वो था। लेकिन एक जो चीज़ जब आना लाइब्रेरियाँ उस वक्त शुरू हुई, और इस तरह से लोगों में एक आम अदब का एक ज़ौक़ पैदा हुआ, तो उसमें इन जासूसी नावलों का भी हिस्सा था, और छोटी छोटी और जो चीज़ें थी उन सब का हिस्सा भी था। उसी ज़माने में फिर ये डाइजेस्ट निकलना शुरू हुआ, उर्दू डाइजेस्ट और सैयारा डाइजेस्ट। उसके बाद लोगों ने उर्दू और सैयारा की एक ख़ास स्टाइल था, जैसे अंग्रेज़ी का रीडर्स डाइजेस्ट होता था उस तरह का, उन्होंने थोड़ा सा उसको तब्दील किया, उसमें तराजिम को डाला और दूसरी कहानियों को डाला, और फिर हर किस्म का ही डाइजेस्ट निकला, सस्पेंस, जासूसी, आलमी, बहुत सारे डाइजेस्ट आए।
और वो मार्केट में थे, वो भी इन आना लाइब्रेरियों के चलने का एक ज़रिया बने। और अब भी ज़ाहिर है कि निकल रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि उतने ज़्यादा मकबूल रह गए हैं। लोग पुराने शुमारों पे ज़्यादा वो करते हैं, निकल रहे हैं, अब भी निकल रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा उनको मैं देखता नहीं, या शायद मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन अदब के अगर आप देखें, अदबी जराइद काफ़ी निकल रहे हैं और अच्छे लिखने वाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा बड़े चौंका देने वाले अफ़साने, चौंका देने वाली नज़में और गज़लें भी सामने आती हैं। तो ये जो है तख्लीक़ के सोते नहीं खुश्क हुए, वो लोग मौजूद हैं, तख्लीक़कार भी मौजूद हैं और पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी किताबों का दौर ख़त्म हो गया। हमारे दोस्त हैं सऊद उस्मानी साहब, उन्होंने कहा कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो मैं ये कहता हूँ ये आखिरी सदी है कागज़ से इश्क की, क्योंकि कागज़ के बाद अब वो चीज़ जो है वो अब तब्दील हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये कहना गलत है कि लोगों ने पढ़ने पढ़ने की आदत नहीं रही लोगों में। हाँ, वो ये पूछते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मिल जाएगी, क्या इसकी एक बरक़ी किताब मिल जाएगी इसकी कि हम पढ़ सकें, क्योंकि आदत हो गई है, मोबाइल पे पढ़ते हैं, आईपैड्स पे पढ़ते हैं। मैं खुद एक ज़माने में सफ़र करता था, 3 4 5 किताबें होती थी, उनका वज़न हो जाता था। अब अगर मेरा आईपैड साथ है तो मुझे इंटरनेट चाहिए सिर्फ, जो दिल चाहता है जहाँ से वो मिल जाती है चीज़ें, डाउनलोड करता हूँ अच्छी और पढ़ता हूँ, या ई बुक्स हैं वो पढ़ लेता हूँ। तो मोड चेंज हो गया है। और इसी तरह से जो लिखने वाले हैं वो, उनका लिखने का जो मीडियम है वो भी बदल गया है। अब वो कागज़ पेंसिल लेके नहीं लिख रहे हैं, वो टाइप कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, चाहे क्या, और अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि अदब ज़िंदा है उर्दू का। और अगर आप किसी उसमें आए जो बुक फेयर्स होते हैं, वहाँ पे आप देखिए खवे से खवा चल रहा होता है, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो। हाँ, अव्वल अव्वल वक्त ना जाएं, सुबह सुबह दोपहर शाम के वक्त आप जाएं तो आप देखेंगे कि हज़ारों लोग होते हैं। और वीकेंड पे तो अगर वहाँ पार्किंग की जगह है तो पार्क करने की जगह नहीं मिलती। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो इसी तरह का उनका रवैया होता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा अपने फ़न के बारे में ज़्यादा संजीदा नहीं होते, उस तरह उनका ख़्याल होता है कि चलो ये भी है तो क्या हुआ। तो आप अच्छा ये बताइएगा कि 2 आपके मख़सूस शोबे हैं, एक-एक करके उनके बारे में बात करते हैं। आपके नज़दीक जब हम अदब तख़लीक होता है या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अदब लिखा जा रहा है, उर्दू अदब, और ख़ास तौर पर मुझे, चूँकि मुझे पाकिस्तान से निकले बहुत ज़माना हो गया, तो अब मुझे ये मालूम नहीं कि वहाँ पर, ये मुझे याद है कि जासूसी डाइजेस्ट एक निकलता था। लेकिन क्या जैसे इब्न सफ़ी साहब की किताबें छपती थीं जासूसी अदब के अंदर, वहाँ पर कोई और ऐसी काबिल ज़िक्र सीरीज़ या सिलसिला किसी ने शुरू किया है? मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान में वापस वारिद हुआ अमेरिका में काम करने के बाद, तो मेरा एक काम ये था कि मुख्तलिफ़ इदारों में जाके मुझे बुलाया जाता था लेक्चर्स के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए। तो एक जगह मैं ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पे, और वो ट्रेनिंग थी, बड़ा इदारा था, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के, कैसे फ्लूइड काम करता है और कैसे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ऑयल्स और ये किस तरह ट्रैवल करते हैं, तो उसकी पूरी मैकेनिक्स, उसकी पूरी इंजीनियरिंग। तो जब मैं वहाँ गया तो उस इदारे, उसी ज़माने में, ये इस्लामाबाद की बात है, तो हमारे दोस्त फ़ारूक अक़दस साहब मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे बुला के मेरा इंटरव्यू लिया मेरी शायरी के बारे में अखबार जहाँ के लिए, और वो अखबार जहाँ में उसी हफ्ते में छप गया। और जब मैं यहाँ पे जब कोर्स ख़त्म हुआ, जहाँ पे मैं कोर्स करा रहा था, तो उनके बड़े इदारे के जितने बड़े थे उन लोगों ने एक दावत का एहतमाम किया, और क्लोजिंग सेरेमनी एक तरह से हुई। तो हम सब, हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे थे, हम भी थे और दूसरे लोग थे सब। तो जो उनके चीफ थे, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, वो बगल में अखबार जहां दबाए हुए आए, और उन्होंने उसको खोल के वो सफ़ा रखा। मैं कहा साहब, हमने तो आपको बुलाया था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए, इंजीनियरिंग दिखाने के लिए, तो आप तो पता चला आप शायर हैं, तो आप ये शायरी कर रहे हैं, ये नावल निगारी कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा देखिए, जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं कोई चीज़ या कोई गज़ल लिखते हैं, तो उसमें एक एक शेर जमता है, एक एक ख़याल उसमें बैठता है अपनी जगह पे, और फिर जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते, जब तक उसको हम संवारते रहते हैं, फिर आखिर में एक शाहकार निकलता है।
जिसको हम कहते हैं जी हमारा एक ये शाहकार है, फिर हम इसे लोगों के आगे पेश करते हैं और फिर उसको सराहा जाता है, उस पे वाह-वाह होती है। इसी तरह एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है, उसको हम बुनियाद से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, क्या ज़रूरत है, कैसी है, किस तरह इन चीज़ों को आपस में मिलाया जाए, तमाम जो हमारे पास अज्जा मौजूद हैं उनको जोड़ के एक नई चीज़ तख्लीक की जाए। और जब वो बन जाती है, तो वो बिल्कुल वही तख्लीकी अमल है जैसे हमने एक गज़ल लिखी या एक नज़्म लिखी, वैसे ही एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाया हमने और उसके बाद उसकी वैसे ही उसको सराहा जाता है और उसकी वही जो उसकी अहमियत है, अफ़ादियत है, वो सामने आ जाती है। दोनों काम तख्लीकी हैं। तो मेरे लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है, जो मैं करता हूँ, वो भी एक गज़ल लिखने की तरह है और जो गज़ल लिखता हूँ, वो भी बड़ा टेक्निकल मसला है कि इधर-उधर गलती ना हो, कहीं आप इधर-उधर ना हो जाएँ। तो दोनों काम, आपके सवाल का भी यही जवाब है कि दोनों काम तख्लीकी हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। अब ये सवाल ये सवाल अलबत्ता आता है कि आखिर अदब की तरफ क्यों नहीं चले गए। अक्सर होता है कि घर में अदबी माहौल है, सब कुछ है, तो फिर किताबें ही लिखते हैं या कोई और चीज़ करते हैं, जासूसी नावल ही लिख रहे होते हैं। उसमें ये था कि अब्बू ने हमेशा हम सब बहन भाइयों को इस तरफ डाला कि इसको कभी ज़रिए माश ना बनाया जाए, जो अदब आपका है। ये एक बिल्कुल आज़ाद चीज़ होनी चाहिए। आपको ज़रिए माश हासिल करना है, आप एक्सेल करें किसी और चीज़ में, अपना अपना मकाम पैदा करें, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें अपने रोज़गार के लिए। लेकिन ये वाला मामला जो है, इसको रोज़गार ना बनाएं। उसकी दो वजह हैं, एक तो रोज़गार का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत ही अनसर्टेन होता है। दूसरा ये है कि अदब के को जब आप रोज़गार से जोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जब आप अपने जज्बात का इजहार शायद उतनी तरह खुल के ना कर सकें, क्योंकि आपके सामने फिर सूदो ज़ियां आ जाता है और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने जज्बात का इजहार आज़ादाना तौर पे नहीं कर सकते। तो ये वजह थी ग़ालिबन। तो हम सब जो है वो उस तरफ नहीं गए, बल्कि अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया और उसके बाद जो है वो ये काम जो था, ये साथ साथ चलता रहा, क्योंकि वो बिल्कुल। साथ-साथ चलता रहा, दुरुस्त। जिसका मतलब यही हुआ ना कि जिसे कहना चाहिए, ये भी एक साइंटिफिक सोच है, जिसे कहना चाहिए वो सूदो-ज़िया की जब आप बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ी दिलचस्प बात मेरी याद आई, आपने अमेरिका से पढ़ा, राइट? अमेरिका से आपने पढ़ा, अमेरिका में आपने इतने बड़े जनरल इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे काम किया, आपने पेटेंट्स बनाए, वो सारी चीज़ें की और उसके बाद लोग जो हैं वो सारी दुनिया से छोड़ के कि जी अमेरिका ख्वाबों की सरज़मीन है और अमेरिका पता नहीं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जहाँ पे लोग आकर अपने ख्वाबों की तामील करते हैं। आप यहाँ से ख्वाबों की तामील करते-करते वापस पाकिस्तान चले गए। इसके पीछे कोई ख़ास बात थी क्या? बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ थी और मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो अब वापस मेरे ऊपर आ भी रही है एक तरह से जी। वापस। ये था कि मैं जब गया था, उस वक्त से मेरे जहन में ये था कि मुझे वापस आना है। बल्कि हमारे एक दोस्त के वालिद थे, वो जब खुदा हाफिज़ कहने आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा और उनका, उनके बेटे का भी, उन्होंने कहा कि इन लोगों, तुम लोगों की जगह वही है, तुम लोग वहीं एक्सेल कर सकते हो, तो जाओ वहाँ पे मज़े करो और वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। उस वक्त मैंने एक बहुत बदतमीज़ी भी की। मेरे एक दोस्त ने मुझे, दूसरे दोस्त ने डांटा, क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा एक तो आप लोगों ने पाकिस्तान ख़राब कर दिया, हमें बना के नहीं दिया, हमें ठीक हालत में नहीं दिया, और जब हम कह रहे हैं कि हम आके ठीक करेंगे तो हमें भी रोक रहे हैं कि नहीं तुम जाओ वहीं बस जाओ। ठीक। तो वो एक थॉट थी। और जब मैंने वहाँ पे वो चीज़ें सीख ली, तो मुझे खुशी है कि मैं वापस आके वहाँ मैं एक बड़ी मशीन में एक पहिया था, एक गियर था, एक कॉग कॉग इन अ बिग मशीन जिस तरह कहते हैं, राइट। यहाँ पे जब मैं आया तो वो फिर चीज़ जो है, मैं जो कुछ सीखा था उसको मैं आगे ट्रांसफ़र कर सका। और मुझे खुशी है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी टीमों में अपनी जो सीखी हुई चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र कर सका, और उसकी मदद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैं बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकता, उससे कासिर हूँ, माज़रत ख़्वाह भी कोई हूँ। नहीं, लेकिन ये माज़रत ऐसी है हम कि समझ सकते हैं। जिसमें जो नेशनल नीड्स की वजह से, तो वहाँ मैं मुतमईन हूँ। मतलब पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो मेरी स्कॉलरशिप्स थी, जो कुछ था वो पाकिस्तान से ही था। और मुझे ये फ़ख्र है, मुझे मतलब इत्मीनान है, वो एहसान पाकिस्तान का वापस नहीं कर सकता मैं। ये इस तरह है जैसे आप कहें कि मैं अपनी माँ के एहसानात का एहसान बदला चुका सकता हूँ, इसी तरह से अपने वतन का भी बदला नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन ये कम अज़ कम अपने तौर पे मैं मुतमईन हूँ
कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी ने बाहर से उसने मास्टर्स किया अपने उसमें साइकोलॉजी में, वो वापस आ गई पाकिस्तान, यहाँ काम कर रही है। मेरे एक साहबजादे हैं जिन्होंने हार्वर्ड और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में अब वो हैं, वो पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं अपनी, लेकिन दिल उनका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ वापस आके करना चाहते हैं। हालात की वजह से मैंने उनसे कहा सोच लो भाई, हालात जो है मुल्क के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जब आप आए थे जब भी अच्छे नहीं थे, आप क्यों आ गए थे? इसके आगे मेरे कोई पास कोई जवाब नहीं जवाब था, नहीं है। बिल्कुल मैंने सही। कहा जो मेरे पास, तो हम सब इस वतन की मोहब्बत के मारे हुए हैं और हम यहीं काम करते रहेंगे बहुत इंशाल्लाह। आप ज़बरदस्त बात है देखिए और बहुत सारे लोगों के लिए क्या। बहुत अच्छा पैगाम भी है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ सालों से हम देखते हैं कि हम्म, पाकिस्तान में जो आला सोच रखने वाले हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, उसका सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। लाखों की तादाद में बहुत पढ़े लिखे, बहुत जिसे कहना चाहिए जी काबिलियत जी और सलाहियत रखने वाले लोग मायूस होकर मुल्क को छोड़ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपकी मिसाल हम्म बहुत सारे लोगों को हम्म यकीनन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगी। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब बात कर लेते हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक, ये एक आलमी इदारा है जिसमें आपने काम किया। 20 से ज़्यादा पेटेंट्स आपने हासिल जी किए। जी ये इस सफ़र का चैलेंज क्या था? और लोगों को ये भी बताइए कि ये पेटेंट क्या होता है? जब आप इसको बना लेते हैं, तो ये आपके नाम पर चलता है, किस तरह से इसका सारा अमल होता है? थोड़ा-सा सुनने वालों को, देखने वालों को बताइएगा। इसमें मुख्तसरन मैं बता सकता जी, हूँ। आप किसी मसले को हल करते हैं, मसलन एक गैस टरबाइन है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने कंप्रेस किया हवा को और उसके बाद उसमें फ्यूल मिक्स करके, जैसे गाड़ियों में होता है, आप आगे भेजते हैं और उसकी मदद से पूरा टरबाइन चलता है और फिर बिजली बनती है। अब अगर आपने जो गैस को कंप्रेस किया है, अगर वो कहीं से लीक हो रही है, तो आपकी बनाई हुई सारी जो मेहनत थी, जो आपने काम किया, जो उसमें एफर्ट लगाई, वो सब ज़ाय हो जाती है। तो उन लीक्स को ख़त्म करना होता है। मेरी एक्सपर्टीज़ सील्स थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे जगहों पे, ऐसी जगहों पे अपने आइडियाज़ दिए कि इन सील्स को कैसे बनाया जाए कि ये उतने हाई टेम्परेचर्स पे काम करें और ये गैस को लीक ना होने दे, कंप्रेस्ड एयर को लीक ना होने दे, हवा का दबाव पूरा मिले और फिर वो आगे जाए। इसका ताल्लुक डायरेक्ट एफिशिएंसी से होता है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप जो फ्यूल, अगर आपकी एफिशिएंसी लो होगी तो आपको ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ेगा उतनी ही बिजली बनाने के लिए। दुरुस्त। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, कहीं लीकेज नहीं है, तो आपको कम फ्यूल में ज़्यादा बिजली मिलेगी। तो ये एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए हमने किया और अब तक वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तमाम नई मशीनों के अंदर। अच्छा, तो मैं होता था, मेरी टीम में लोग होते थे, 20 ऐसे थे जो मैंने ही लिखे पैटर्न, उनको डिज़ाइन किया चीज़ों को, और उनको उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई मशवरा भी देता है या कुछ होता है तो उसको हम शामिल करते हैं पेटेंट के अंदर। अच्छा। ये लीगल एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत सारी जो उसमें चीज़ें थी, मेन आइडियाज़ थे, वो पेश किए और उनको इस्तेमाल किया। और वो वाला मौका आ गया था कि अगर गैस टरबाइन के करीब से गुजरते हैं तो उसकी आवाज़ से हम बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अरे वाह! उसकी जो झंझनाहट है, आप समझिए, या वाइब्रेशन है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अरे, एक अच्छा कार ड्राइवर भी समझ जाता है अपनी गाड़ी की हल्के फुल्के वाइब्रेशन से कि कहीं कहीं कोई कोई गड़बड़ गड़बड़ है। ज़रूर है। तो वो वाला हमारे साथ हो गया था। ग्रेट। जी जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपको मौका मिले, ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तान आई इस नुक्ता नज़र के साथ कि पाकिस्तान में रहकर खिदमत करेंगे, मुल्क हम्म। की, मुल्क के लिए कुछ काम करेंगे। आप पाकिस्तान के अदबी या तालीमी जो निज़ाम है, इसमें कोई तब्दीली लाना चाहेंगे? क्योंकि आप समझते हैं कि आज जिस साइंस की, जिस तरक्की की ज़रूरत है, उस शोबे में बेहतर तौर पर काम हो रहा है या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि वही बात है कि स्कूलों के लेवल पे, K-12 जिसको अमेरिका में कहते हैं, कि केजी जी, से लेके 12वीं ग्रेड तक, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर पढ़ने का ज़ौक़ जो है ना, वो पैदा करने की ज़रूरत है। एक तो अच्छा अदब उनको दिया जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। और आप देखेंगे और आप इस जी। पे रिलेट करेंगे कि अमेरिका वगैरह में वहाँ पे रीडाथॉन्स होती हैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के ऊपर, कि आपने 7 किताबें पढ़ ली हफ्ते में तो आपको ये इनाम मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ उसके अंदर आ जाती हैं, जो उसके स्पॉन्सर्स जी, होते हैं, वो बच्चों को तोहफे देते हैं उस पे। और एक एक समझिए कि मुसाबक़त का एक या मुकाबले का एक जज्बा पैदा होता है कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है। और ये उन्हें एहसास हो गया है अब कि पढ़ना ज़रूरी है, बच्चों को वो आदत डेवलप करना ज़रूरी है।
तो उसके लिए काम काफ़ी होना चाहिए। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो हमारे टीचर्स हैं वो और वालदैन तो लाजमी ये अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, यानी किताब हाथ में लें या आईपैड हाथ में दुरुस्त। लें, या कहानियाँ। नानियाँ दादियाँ हमारी जो हैं वो अब उस चीज़ से अलग हो गई हैं और हम उन्हें सेठते ही नहीं किसी तरह। वरना उनका जो एक रोल था वो बहुत अहम था। वो कहानियाँ सुनाती थी बच्चे को, और जो जिस उम्र के बच्चे होते हैं जब वो कहानियाँ सुनते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम उनमें क्रिएटिविटी उभार रहे होते हैं, उनमें पैदा कर रहे होते हैं। यही बच्चे बड़े होके इमेजिनेशन। आके जी पैटर्न्स भी बिल्कुल। बनाते हैं, यही इंजीनियरिंग भी करते हैं, यही अदब भी तख्लीक करते हैं। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो वो चीज़ पैदा नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा यानी काम है जो होना चाहिए छोटी उम्र के बच्चों से। और मतलब K-12 कह लें आप, यानी 12वीं जमात तक उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए किसी सूरत, और यही कहानियाँ यही चीज़ें उनके मुझे आगे सुनाई जाएं। बिल्कुल, मुझे एक फ़िल्म याद आ गई आपकी इस बात के ऊपर। इंडियन मूवी थी, हम्म। उसका नाम था थ्री इडियट्स। जी जी। तो उसके अंदर जो आमिर खान का रोल जी है, जी। उसमें वो यही था, वो यही कहता था कि इल्म का नाम है, सीखने की बात बिल्कुल है, आप किसी भी जगह बैठकर सीख बिल्कुल। लें। और वो उसने यही किया था कि किसी दूर-दराज़ इलाके में जाकर अपना एक स्कूल बनाया था, बिल्कुल जहाँ पे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे जो थे वो इन्वेंशन्स करते बिल्कुल। थे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आइडिया शायद आप वही दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस ये तरह बुनियादी ज़रूरी है आइडिया कि है। जगह-जगह पर कुछ ऐसे, जी, बिल्कुल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएँ बच्चों के लिए, बिल्कुल। जहाँ पर जैसे हमारी प्रोड्यूसर आयज़ा जी हैं, जी। इनके बेटे जो हैं वो नंबर्स के साथ बहुत खेलते अच्छा हैं। अच्छा। उनको मतलब इतने छोटे हैं लेकिन वो नंबर्स के साथ बहुत खेलते अच्छा हैं। अच्छा। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि थोड़ा-सा डिफरेंट सोच रखते हैं, पैटर्न रखते हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें होनी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। जहाँ पे उनको ये उनको इंसेंटिव मिले कि अगर वो इन्वेंशन करें, कोई नई चीज़ बनाएँ, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ने के लिए उनका मौका। बिल्कुल। तो आप नहीं सोचते कि आप कभी ऐसा करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ बनाएँगे, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना देंगे किसी के मैं लिए, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल, जी। मेरे साथ थोड़ा-सा मसला ये है। जी, तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करने का दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ सिलसिला है कि मैं अब भी काम कर रहा हूँ, उसी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, जनरल इलेक्ट्रिक के लिए। तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे हमख़याल और लोग हैं, मेरे एक और दोस्त हैं डॉक्टर इरफ़ान हैदर साहब और उनकी अहलिया। वो कराची में एक स्कूल चला रहे हैं, लर्न टू लर्न स्कूल, L2L। और उसका आइडिया ही यहीं से था कि वो बड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की टीचिंग करते हैं और उसी स्टाइल में बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब, वो कैसी काम की बातें करते हैं कि आप देखिए उनको। तो मैं आपको मतलब लिंक शेयर कर दूंगा या कुछ, तो आप देखिएगा उनके स्कूल का। तो इस तरह के लोग हैं। तो वैसे अतफ़ाल के लिए कभी कभी मैं मतलब शायरी करता हूँ बच्चों के लिए, नज़में वगैरह। वो बच्चों की दुनिया, जुगनू या बच्चों का बाग जैसे मज़ामीन में शायरी होती हैं। तो वो मेरे जहन में है कि वो एक एरिया अभी इसको कहते हैं जहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभी बाकी है। तो अपने कलाम में से कुछ और भी सुनाइए। एक आपने सुनाया थे 4 मिसरे तो आपने पहले सुनाए थे। कुछ और ज़हन में इस वक़्त आ रहा हो तो सुनाइए, हमारे नाज़रीन को सुनना चाहेंगे। और फिर इंतज़ार भी करेंगे कि कब आपकी अहलिया जो हैं वो एडिटर होते हुए उसको एडिटर के तौर पर उसको मुनज़्ज़म करती हैं और उसके बाद छाप देती हैं, हमें भी उसका इंतज़ार रहेगा। तो कुछ आप बताइए और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं एक नज़्म गज़ल सुनाता हूँ जो वो लोग ज़्यादा उससे रिलेट करेंगे जो बाहर रहते हैं। और उसी वक्त की है जब मैं ख़ुद बाहर था, तो मैंने ये लिखी थी। अर्ज़ जी, करता हूँ। इरशाद। यहाँ पे जी, आज़ादी भी इरशाद। है, यहाँ पे आज़ादी भी है और आबो दाना ठीक है। बाहर रहते हुए यहाँ पे आज़ादी भी है जी, और आबो दाना ठीक है, वरना हमको तो वतन का आशियाना ठीक है। वरना हमको तो वतन का वाह! आशियाना ठीक है। हंस दिए वो देख कर हमको तो हम भी खुश हुए। हंस दिए वो देख कर हमको तो हम भी खुश हुए। तो हम भी खुश हुए। उम्र भर की कोशिशों का मेहनताना ठीक है। उम्र भर की कोशिशों अरे का वाह! मेहनताना ठीक है। आप ये शिकायत क्या कि हम तुमको कभी तो रोकते। ये शिकायत क्या कि हम तुमको कभी तो रोकते। अब के कभी तो आओ, रोकते। अब के आओ तुम तो फिर आके न जाना ठीक है।
अब के आओ तुम तो फिर वाह! आके न जाना ठीक है। वैसे रहना तो ठीक है। वैसे तो मेरे लिए उनका बुलाना ठीक है। ये आजकल जो मुज़ाकरात वग़ैरह हो रहे हैं उसके तनाज़ुर में भी सुन लीजिए ये शेर। वैसे तो जी, मेरे लिए उनका बुलाना ठीक है लेकिन उनके उनका बुलाना वास्ते ठीक है। वैसे तो उन मेरे लिए उनका बुलाना ठीक है लेकिन उनके वास्ते मेरा न जाना ठीक है। लेकिन उनके वास्ते मेरा न जाना ठीक है। मेरा ना जाना न जाना ठीक है। ठीक। मैं और फिर वहाँ वाह! से कोई बहुत आता खूब। था, उससे हम कहते थे आज़िम अर्ज़ वतन मेरा भरम रखना ज़रूर। आज़िम अर्ज़ वतन वाह! मेरा वतन भरम रखना ज़रूर। हाल गर पूछे कोई मेरा बताना ठीक है। हाल गर पूछे कोई वाह! मेरा बताना ठीक है। और तीर जिस जानिब चले सीना मेरा छलनी हुआ। तीर जिस जानिब वाह! चले वाह! वाह! सीना मेरा छलनी हुआ। सीना मेरा छलनी तंज हुआ। में तो आपका हज़रत निशाना ठीक है। तंज में तो आपका अरे हज़रत वाह! निशाना ठीक है। निशाना और ठीक है। मक़ता है कि आपसे फैला के दामन वक्त मांगा है फिर आज। आपसे फैला के वाह! दामन वक्त मांगा है फिर आज। की माँगा है फिर आज। कीजे कीजे फिर नया कोई बहाना ठीक है। कीजे कीजे ठीक फिर है। नया बहुत, कोई बहाना ठीक है। बहुत खूब, ये, बहुत खूब, बहुत खूब। ये शेर था। तो वाह! बहुत अच्छा। अब ये बताइएगा कि नौजवानों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो अदब और साइंस दोनों ही में दिलचस्पी रखते हैं, उनके जी, लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। इसमें बहुत सिंपल सी बात है। मतलब मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल या एक्सपर्ट नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बदरजा आतम करें, उसमें एक्सेल करें। वो और एक वो फ़ारसी का मिसरा भी है जो आपको नज़र आता है लिखा हुआ है एनसीए जो स्कूल है उसके गेट पे। उसमें है कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शुई, कि कमाल हासिल वाह! करो ताकि जहान के अजीज़ बन जाओ। तो तुम्हारे हाथ में कोई हुनर होगा तो हम अजीज़ होगे। और उसी को उन्होंने कहा, फिर से सुनिएगा, कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शुई, हुँ, कस बे कमाल वाह! हेच न अर्जद अजीज़ मन। ऐसा वाह! फ़र्द जो बेकमाल हो वो लोगों के सामने सस्ता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हैसियत नहीं है, अहमियत नहीं कस्बे है, बिल्कुल। कमाल और कस बेकमाल का ये जो फ़र्क है ये देखना पड़ेगा। ऐसा आदमी जिसके पास कोई कमाल ना हो। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड में हो, उसको उसको आप एक्सेल करें उसमें। उसमें उस हुनर में वो एक चीज़ हो लेकिन आपसे बेहतर कोई ना कर सके। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो खुद ब खुद आपके कदम जो है वो कामयाबी चूमती है। और किसी माली मनफ़ियत के लिए ना करें, किसी डिग्री के लिए या किसी एज़ाज़ के लिए नहीं करें, बल्कि एक पैशन और एक जिसको कहते हैं मोहब्बत के साथ करें। इश्क हो आपको, ठीक है ना? वो आपके वाह! काम में इश्क हो जो आपको लेके जाए और आपकी बाकी चीज़ें आपके पास सब आ जाएँगी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि दौलत, पैसा, शोहरत सारी चीज़ें आ जाएँगी और आप उसको घास भी नहीं डालेंगे, ये भी बता दूँ मैं आपको। सिर्फ़ आपके पास ये होना है कि हाँ, जो ज़ाहिर काम आप कर रहे हैं उसको एक्सेल करें उसमें। और उसमें ही आप, जब आपको वो चीज़ हो जाएगी, जब आप कामयाबी की को छू लेंगे, तो आपको खुद ब खुद आपको उसका सिला भी मिल जाता है, एक जो सुकून क़ल्ब मिलता है। और आप कहीं से ना यानी नुकसान नहीं उठाते, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। दुरुस्त, तो ये मेरा क्योंकि पैगाम है आपको बस। जी, जी। क्योंकि आप अपनी सलाहियतों पे फिर भरोसा करते हैं ना, फिर बिल्कुल, आपको बिल्कुल, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। इसी वजह बिल्कुल, से वो उसको जिसे कहना चाहिए कि वो उसको आप परवाह भी नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल, आपके पास सलाहियत है, कहीं भी बिल्कुल। जाकर और आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ कोई भी छीन हासिल नहीं कर सकते सकता हैं। आपसे। बिल्कुल, आपसे छीन भी बिल्कुल, नहीं सकता। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए एक और बात, अब इब्न सफ़ी साहब के हवाले से फिर एक बात करते ज़रूर, हैं। ज़रूर। क्या आप अगर आज इब्न सफ़ी साहब ज़िंदा होते और आपको उनसे कोई एक सवाल करना पड़ता, तो वो क्या होता? ये तो बड़ा क्या मुश्किल सवाल है, पूछते? एक सवाल में तो काम नहीं होगा। एक एक फिर भी एक जो कि बहुत दिल के आपके करीब हो। एक कभी सवाल होता है ना जैसे जी, कभी होता है जैसे नहीं बहुत मुश्किल। मसलन मैं अपने हाँ, बारे में या हाँ, किसी हाँ, के बारे में भी होता है, तो कभी-कभी हम सोचते हैं कि अरे! अगर आज मेरे वालिद ज़िंदा होते या मेरी वालिदा ज़िंदा होती, तो हाँ। शायद मैं उनसे ये बात कर सकता या हाँ, कर सकती। मैं कभी ऐसा आता है ना? वैसे तो बहुत से सवाल हैं लेकिन एक सवाल है
हाँ जो जी, मैं उनके जी। तमाम चाहने वालों और पढ़ने वालों की बिहाफ पे उनसे पूछ लेता। वो मैं आपसे, आपको जैसे शायद कुछ जैसे याद आ जाए। वो सवाल ये था, हमें बता दें ज़ीरो लैंड कहाँ है? मैं आपको बताऊं, आपके सारे दैट नाजरीन जो दैट है वो उछल पड़ेंगे और कहेंगे बिल्कुल यही सवाल पूछना था, कि वो बगैर बताए निकल गए, ब्यूटीफुल बगैर बताए कि निकल गए, ज़ीरो अब लैंड किसी का को नहीं है। पता वो ज़ीरो लैंड है कहाँ। तो ज़ीरो ज़ीरो लैंड की लैंड है तलाश में कहाँ? बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका क्या वो एग्जिस्ट करता है और वो करता है किस सेंस में करता है। ठीक है और ना? वो जो इमरान इमरान सीरीज़ के कैरेक्टर इमरान थे, जी वो जी। जो उनके वो गोलियों से बचने का जो आर्ट सांगी आर्ट उनको सिंग आता था, आर्ट, जी जी तो जी। सिंह पढ़ते हैं या सांगी पढ़ते हैं, मैं उसको सिंग आर्ट। बचपन में जब पढ़ती थी हाँ, तो संग हाँ, नहीं सिंही वैसे तो असल में अब अब पता उसको लगता है कि वैसे सिंह ही कहते थे, तो हाँ, वो सिंग आर्ट था। जी जी। सिंह ही अच्छा, सिंग आर्ट। सिंह हाँ हाँ। आर्ट था। ओके, जी जी। अब उसको समझ सकते हैं हम, क्योंकि अब ये जो नई चीज़ें आ गई हैं बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल। कभी-कभी वो जो हम फ़िल्मों में देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग किस तरह से बचते हैं, तो मुझे हमेशा वही बात याद आ जाती है कि इसी वो तरह बहुत इमरान जो था इमरान सीरीज़, वो इसी तरह बच जाया करता था, 6-6 गोलियाँ पता लगता था कि वो दूर खड़े हुए वहाँ हैं, वहाँ हैं, जी वहाँ जी। हैं। तो वो अभी तक बिल्कुल उसका एक मंज़र सामने आ जाता बिल्कुल था। बिल्कुल, वो तो अलग ये फन था ज़ीरो लैंड वाली बाजीगर बात वाला। आपने बहुत खूब खूब जी। जी, ये बिल्कुल, सवाल आपने हर एक खूब के कही। जहन में है, तो अच्छा मैं सबके बिहाफ पे यही पूछ लूंगा उनसे। अ, वाह, वाह, वाह! लेकिन पता नहीं बताएँगे कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत जीनियस आदमी थे, अगर बता देते तो फिर उसका वो रह क्या मुझे जाता, उसकी मुझे वो सस्पेंस क्या रह जाती। मुझे यकीन है वो एक पहेली छोड़ जी, के चले जाते, ये कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, एग्ज़ फिर हम लोग फिर टापते फिरते। एग्ज़ैक्टली। फिर वही ना कि सस्पेंस कोई बनाना तो बिल्कुल उनसे सीख सकता है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ बिल्कुल सकते हैं। तो आप बिल्कुल। समझते हैं कि अब जो इब्ने सफ़ी जैसे बड़े नाम हैं, वो उनके बाद अब उर्दू अदब में वैसी ओरिजिनैलिटी बाकी नहीं रही। कुछ नज़र आता है, किस तरह से इसको आप इसका तज्ज़िया करेंगे इस सूरत-ए-हाल का? एक मज़मून भी मैंने इस पे लिखा था, और इसमें मसला ये है अच्छा, कि अ, वजह क्या है, मतलब अमेरिका में और दूसरी जगहों पे इसी जानवर की अगर हम बात कर रहे हैं, जासूसी अदब की, जो कि अब मेन जी, अदब का हिस्सा भी है, तो उसमें ये होता था कि हम देखते हैं कि अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल अंग्रेज़ी अदब में एक के बाद एक नाम आते जाते हैं, मतलब लिखने वालों के, कि जी कॉनन डॉयल थे, तो जी, उसके बाद फिर जनाब दूसरे दौर में एगाथा क्रिस्टी आ गई, और फिर अब तक जो है ग्रेशम भी हैं, और दूसरे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्ट रूम ड्रामाज या थ्रिलर्स लिख रहे हैं। लुडलम हैं और क्लांसी हैं, ये सारे हैं। हमारे यहाँ इब्न सफ़ी के बाद नाम नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर हाँ मैं जी, उसी तरह ना। इस तरह नहीं बोल रहा, पदरम सुल्तान बूद मैं नहीं कह रहा, मैं एक कारी की हैसियत से या जासूसी अदब के एक कारी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। 150 लोगों ने कोशिश की कि अब्बू के किरदारों को लेके बनाए, हालांकि शायद उनमें कुछ ऐसे ज़हीन होते जो इन इन किरदारों को ना भी लेते तो अपने किरदार बनाकर बहुत शानदार लिख सकते थे, और लिखा लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा। जी, अच्छे नाम भी हमारे सामने आए लिखने वालों में जिन्होंने लिखा और अपने किरदार भी बनाए। लेकिन शायद कुछ वो था कि ज़बान का रचाव और फिर ट्रीटमेंट जो है पूरे मामले का, वो उस तरह से शायद नहीं कर सके। अब इसी चीज़ को शायद कहा जाता है कि ई सआदत बज़ूर बाजू नीस्त, कि ये आप ले नहीं सकते, ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा। तो ये उनको चीज़ मिली थी, उनको उसके बाद लोग उसको फॉलो नहीं कर सके, उस तरह से लिख नहीं सके। अब हम भाई बहनों से भी होता है कि आप लोग लिखें, आप क्यों नहीं लिखते, आप लिख सकते हैं। हमने कहा कि ये वाकई उनका मलिका था, वो उसको कर सकते थे। हम कोशिश करें, हम कोई और चीज़ लिख लें, कोई और चीज़ में अपना मकाम पैदा कर लें, लेकिन शायद उसमें ना कर सकें। वो एक बड़े अजीब एग्ज़ैक्टली। यानी उसका वो मेयार और था, तरह एक का वो बिल्कुल। बिल्कुल अजीब चीज़ थी। वो तो बिल्कुल वो कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ, और हर बिल्कुल कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती थी। ये बिल्कुल। नहीं था कि कोई रेपिटिशन आए। मैंने बहुत पढ़ा इब्ने सफ़ी साहब को अपने बचपन में, जैसा कि आप कह रहे थे, जी और जी। वाक़ई छठी 7वीं जमात से वो शुरू हो जाता था कि आप किसी भी बिल्कुल तरह उसको बिल्कुल वो आपको वो किताब चाहिए होती थी, आपके हाथ में चाहिए होती थी। बिल्कुल। और यही बात है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको तो ज़ीरो लैंड का ही नहीं पता। तो उनके जहन में तो था, ये भी तो है लेकिन ना। हम अपना और मैंने वर्जन वही ला कहा ना सकते कि हैं। बाकी लोग कैसे लिख सकते हाँ कि अपना ला सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो उसके जिस तरह बाद से लिखते थे। हाँ अपना वर्जन ले हुँ, आएंगे, लेकिन सर पे जो चंद बाल रह गए ना, ये भी चले जाएंगे फिर,
क्योंकि लोग दौड़ा के जो है ना वो अशर कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, अच्छा, ये उन्हीं का मलिका था भाई। तो हाँ, वाह! बहुत खूब उनकी बात है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अगर आपने बताना हो कि अहमद शफ़ी कौन है? क्या हैं? उनकी ज़िंदगी क्या है? एक मुख्तसर जुमले में, तो क्या कहेंगे? अपने आप को मुतारिफ़ कराइए, एक जुमले में। कौन अहमद किसको पूछो हो करो हो किसकी बात, कौन अहमद किसको वाह! पूछो हो करो हो किसकी बात, ज़ात जिसकी आज़माइश जिसका महवर इम्तिहान। यही चल रहा है। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये तो ज़बरदस्त बात हुई जनाब। हाँ तो जी। अच्छा ये बताइएगा कि अ वो अभी अभी ये उसी से निकलता है, असल पहचान आप अपनी क्या बताएँगे? अदीब के तौर पर, साइंसदान के तौर पर या किस किस अंदाज़ में अगर आपको अपनी पहचान के तौर पर अपनी पहचान क्या आप समझते हैं? बहुत किस तरह बहुत से मैं शायद अपना बहुत बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ साइंसदान थे, मैं कल ही आह, देख रहा था उनकी, सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उनके बनाए हुए चारकोल जनाब, स्केचेस मेरे पास सेट है पूरा उनका। वो आर्टिस्ट भी थे। अच्छा, फिर जो वीडियो मैं देख रहा था उसमें वो कोई राग जो थे वो गा के बता रहे थे कि कैसे इसको गाया जाता है। फिर वो बहुत बड़े उनके अपने पैटर्न्स थे, अपनी चीज़ें जो उन्होंने कैंसर के लिए और दूसरे उसके लिए दवाएं ईजाद की, और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनके जो शागिर्द हैं वो दुनिया भर में जनाब छाए हुए हैं। तो अब उनकी क्या पहचान मैं करूं? मतलब वो जिस जगह जाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं, उसी की तरह से उनकी पहचान हो जाएगी। अगर वो शायरों में बैठे हों या अदीबों में बैठे हों, या तो उनको वैसे ही देखा जाएगा। अब बड़ा मसला है ये। मतलब आप कह नहीं सकते कि आपको किस तरह से, क्योंकि जब मैं उस महफिल में होता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें टेक्निकल चल रही होती हैं, तो फिर शायद कोई मुझे उस तरह से नहीं देखता कि मेरा अदब और दूसरी चीज़ें जो हैं, शायरी, वो सब एक तरफ हो जाती है। कोई मुस्कुराता है उसको देख के, यानी बात उस पे होती है तो। लेकिन बहरहाल वो उस चीज़ को पर तवज्जो दे रहे होते हैं। और जब मैं शेर पढ़ रहा होता हूँ किसी महफिल में, तो फिर उस वक्त किसी के जहन में नहीं होता कि ये हाथ हथौड़ी छेनी पाने वगैरह लेके काम करने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर है। तो मज़ा आता है। वो अपने, अब वो इमरान वाला ही सीन लगता है, कभी वो राना तहव्वुर अली संदूकी है, कभी वो X2 है, कभी इमरान है। तो उसका तो उसके तो कभी वो ड्यूक ऑफ डम्प है, प्रिंस ऑफ डम्प। तो हाँ, इमरान के जितने बिल्कुल, रूप थे वो थे, और हर रूप में वो अलग ही था। तो हम सबको इमरान बना के बिल्कुल। छोड़ दिया वाले साहब ने, अब क्या करें? किस हाँ, बिल्कुल किस सही तरफ है। मैं जाएंगे? जैसे मुझे हाँ, पता नहीं और भी लोग होंगे जिनको ज़ाहिर है कि कर्नल फरीदी जैसे लोग भी पसंद होंगे किरदार। लेकिन मुझे ज़्यादा जी मैं यही बात कर रही थी कि मुझे इमरान का किरदार जो था इब्न सफ़ी साहब के नॉवलों में, वो बहुत ज़्यादा अपील करता था। आई आई डोंट नो कि अब पढ़ूँ तो कैसा लगे मुझे। आप ने बताया अच्छा हाँ, दोबारा पढ़ के देखते हैं कि कैसे लगता है। और आपने कहा कि इब्न सफ़ी साहब के लिए आप वो उसकी भी तफ़सील बता दीजिए नाज़रीन को, जो उनकी वेबसाइट बनी हुई है, जिस पर बहुत सारी चीज़ें लोगों को मिल सकती हैं, जो भी इब्न सफ़ी साहब के परस्तार हैं और उनके फ़ैन्स हैं, मेरी ही तरह। एक तो जी। जी, एक तो अब्बू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इब्न सफ़ी डॉट इन्फो, जिसको मोहम्मद हनीफ भाई हमारे हैं, वो उसको क्यूरेट करते हैं कनाडा से। तो उनके अच्छा, पास उन्होंने बहुत मटेरियल, जो भी हमारी फैमिली का जितना मटेरियल अवेलेबल था वो सब उनको फ़राहम किया गया। तो उन्होंने उसको, वहाँ पे अब्बू की आवाज़ भी आपको मिल जाएगी, उनकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, उन पे लिखे हुए एसेज भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ें वो एक जगह जमा रखते हैं, और उन पे जितना काम हो रहा है उसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पे भी एक पेज है, facebook/इब्न सफ़ी, अगर आप करेंगे तो वो मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा, तो आप उसको शेयर भी कर जी, लीजिएगा। तो बिल्कुल लिंक्स वो है भेजिएगा फिर। ताकि हम इसी जी, जी, प्रोग्राम में जी, डाल देंगे उनको। बिल्कुल। अब्बू की नावलें जो थी, लोग, अब ये ज़माना आ गया ज़ाहिर है कि वो अब पेपर में पढ़ने के बजाय उसको डिवाइसेस पे पढ़ना चाहते थे। तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की स्कैन पीडीएफ्स और ये सब चल रही थी, गैर कानूनी जो हैं, यानी किसी ने भी स्कैन कर दी बुक और डाल दिया। तो उसके लिए हमने ये किया कि बेहतर फॉर्मेट में, जैसे आप कागज़ को देखते हैं तो कागज़ की फॉर्म हो, उसमें आप उस तरह से पढ़ सकें, उसको अदीब ऑनलाइन
डॉट कॉम पे तमाम किताबें अवेलेबल कर दी हैं, और आप बिल्कुल अच्छा, एक अच्छी फॉर्मेट में, और बेहतर हैं वो, क्योंकि वो उनकी अगलात भी दूर हो चुकी हैं, और उसको आप बड़े इत्मीनान से अपने उस पे किसी भी डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कि वो कंटेंट हम देंगे, हमने ये बात की थी ना कि कंटेंट दें आप तो लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मीडियम दुरुस्त। बदल गया है, तो उस पे हम खड़े हुए भी हैं। जो यानी सिर्फ ये नहीं है कि हम उसके बारे में बता रहे हैं, बल्कि हमने उसको अमली तौर पे करके भी दिया कि वो है। दूसरी एक और चीज़ है, खुर्रम अली शफ़ीक़ साहब और जैन मुखी साहब, उन दोनों ने मिल के एक और काम किया है, उसको वो कहते हैं ऑडियो फिल्म्स। तो वो अच्छा, ऑडिबल डॉट कॉम पे है उनका भी, आपको हम और एक गोया ऐप है उसका हम लिंक दे देंगे आपको। तो उसमें अब्बू की किताबों का या नावलों का जितने हैं उनके वो आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं, एक तरह से ड्रामाई तश्कील करके, एब्रिज्ड हैं वो, और अच्छा, ड्रामाई तश्कील करके पूरी नावल वहाँ पे। खुर्रम अली शफ़ीक़ साहब एक बड़े रिसर्चर हैं, इकबाल स्कॉलर हैं। उनके अब्बू पे भी 3 अदद किताबें हैं, और मुसलसल वो उन पे मज़ामीन भी लिखते हैं, और वीडियोज़ में भी उनको शामिल करते हैं। अपने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो वीडियोज़ हैं उसमें ज़रूर शामिल करते हैं। उनको भी आप देखिएगा। तो उन्होंने ये उनके हवाले इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि कंटेंट में कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से उनको पहचानते हैं। उन्होंने एक नाम दिया है इस जानरा को जो अब्बू की थी, और या इससे हमें ये भी पता चलता है कि बाकी क्यों नहीं आ सके, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ऐसे अदीब जिनको माशरे के तमाम तबकों में एक ही तरह पसंद किया जाता हो, एक जैसे उनकी यानी जो वो है सराहा जाता हो तो और पढ़ा जाता हो, तो उन्हें जमहूरी अदीब कहते हैं, और ये अदब जमहूरी अदब है, अरे वाह! कंसेंसस लिटरेचर। तो अब रिक्शे वाला भी पढ़ता दुरुस्त। था, गार्ड भी पढ़ता है, बस ड्राइवर भी, यानी जो हमारे उदास स्टूडेंट्स नस्ले भी, के थे पढ़े-लिखे उन्होंने, लोग भी। जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा कि वो बस के अंदर जो है बस वाला वो जहाँ बस रुकती थी निकालता था इब्न सफ़ी के नावल, 2 पेज पढ़े उसने, और फिर उसके बाद अगले स्टॉप की तरफ चला। तो यानी ये कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है। ठीक, तो बिल्कुल, उससे ये पता दुरुस्त। चला कि शायद किसी और को ये मकाम ना मिला हो कि महल्ले का जो पान वाला था वो भी, अबू की गाड़ी वहाँ से गुजरती तो हाथ लगाता, सफ़ी साहब नया नावल, तो वो यानी शिकायत करता था कि अभी तक नहीं आया। और जो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे अबुल खैर कशफी मरहूम साहब, वो भी पूछा करते थे कि यार नया नावल कब आएगा आपका। और फिर जी, बड़े बड़े लोग इस तरह के, तो ये स्पेक्ट्रम बीच में जो इंजीनियर, डॉक्टर, अदीब, मजदूर सब जो पढ़ रहे थे, ये बड़ा मुश्किल है, सब सबको कैसे कवर कर सकते हैं आप कि सब उसी तरह चाहें। तो ये जमहूरी अदब है। दूसरा एक और दु चीज़ उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही, वो कहा कि जी, इमरान का किरदार क्यों उन्होंने लिखा। भाई हमीद चल रहा, फरीदी, कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद चल रहे, तो इमरान कहाँ से आ गया। तो इमरान आया पाकिस्तान के बाद, और इमरान को इन्होंने काफ़ी इन्होंने रिसर्च की, कुरान शफ़ीक़ साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान दरअसल पाकिस्तान की तजसीम है। इमरान को आपने अच्छा, पढ़ा है, इमरान क्या को आप, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कब किस वक्त उसका क्या रवैया होगा, किस क्या वक्त उसका करेंगे? क्या किरदार हो हाँ जाएगा। जी, कभी वो एक्स टू की तरह बिल्कुल, मजबूत हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। अब पाकिस्तान को देख लें, कभी कोई लात मार रहा होता है, कभी उसको भिखारी कह रहे होते हैं, कभी जनाब वो दुनिया में फैसले करा रहा है, कभी वो जनाब सबको मिला के जंगे रोक रहा है आलमी, और पता ही नहीं चल रहा होता, सब हैरान है कि यार ये तो दहशत गर्द थे, और ये क्या हो गया, ये तो मुल्कों को मिला रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो इमरान वाली हरकत, यू नेवर नो, पाकिस्तान का कुछ पता नहीं चलता। हमारा पाकिस्तान बिल्कुल। हमारा इमरान जैसा है, वो बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए हमें उससे मोहब्बत है, और इमरान से जिसको मोहब्बत है उससे पाकिस्तान को मोहब्बत होगी। ये है बहुत खूब। सिलसिला। हम नहीं, हम खुर्रम साहब से भी ज़रूर बात करेंगे जिनका इतना आप काम है ज़रूर करें। इस बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे भी हम बिल्कुल बात बिल्कुल। करेंगे। और आपसे भी ये गुज़ारिश है कि आप ये सारे लिंक्स भी हमें भेजिएगा, कुछ अपनी मैं ज़रूर तस्वीर और बाकी भेजूंगा। चीज़ें भी भेजिएगा। इससे ज़रूर पहले कि ज़रूर। आपसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और अपनी नस्र में से या अपने अशार में से कुछ ज़रूर हमें सुनाइए, ताकि हम उसके बाद फिर अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे, थोड़ी-सी बात करके। मैं मैं देख लेता हूँ कोई चीज़। अ, ये एक तंज़िया, यानी आप गज़ल मुसलसल समझ लीजिए,
और इसकी जो इसका जो काफ़िया है वो बहुत संगलाख है, बड़ा मुश्किल है, यानी आपको अच्छा। उलझन होगी, खेड़ अरे खेड़ पेड़ इस किस्म की चीज़ें हैं। तो मगर अच्छा। कि तबीयत की जौलानी है, किसी किसी वक्त जो है वो हमीद के जैसे सर पे छिपकली सवार होती थी, वो हो जाती है, तो फिर ऐसी गज़लें भी हो जाती हैं। तो जी, ये सुनिए, चंद आपको इरशाद शायद ज़रूर अच्छी लगे। प्लीज़। इरशाद, अगर इरशाद। जमहूरियत के मत गड़े मुर्दे उखेड़ तू, जमहूरियत के मत गड़े मुर्दे उखेड़ तू, इस बैंड बाजे बीच गज़ल तो न छेड़ तू, इस बैंड वाह बाजे बीच वाह। गज़ल तो न छेड़ तू। और कितनों को खुश किया है तो अब घर में खुश है तू, कितनों को खुश किया है तो अब घर में खुश है तू, अब फल तू खाता जा पन गिनना ये पेड़ तू, वाह अब फल वाह। तू खाता जा पन गिनना ये पेड़ तू, बस तू मुज़ाकरों में सुना कर फ़ज़ीहतें, बस तू मुज़ाकरों में सुना कर मुज़ाकरों में फ़ज़ीहतें, सुनाकर फ़ज़ीहतें। लेकिन लेकिन कभी किसी को ना आज खुद खुदेड़ तू, लेकिन वाह। कभी किसी को ना आज खुद खुदेड़ खुद तू। को दे तू। हाँ, खुद बहुत खूब, से ये क्या बहुत खूब। ज़रूर है, खुद से ये क्या ज़रूर है एक राह निकालना, खुद से ये क्या ज़रूर है क्या एक राह निकालना, एक राह बस निकालना। बस पीछे चलना सीख ले जैसे हो भेड़ तू, बस पीछे चलना सीख ले जैसे हो भेड़ तू। जैसे इरशाद जैसे अच्छी। भेड़ तू। हाँ। वाह। और सही जैसे ही सही। देख और जैसे ही देख, तंजिया है सारी, जैसे ही देख जंग का पांसा पलट गया, जैसे ही देख जंग का पांसा पलट गया, पासा पलट गया। घोड़े को अपने जल्द लगा एक एड़ तू, जैसे ही ओह, देख जंग का पांसा पलट गया, घोड़े को अपने जल्द लगा एक एड़ तू। और आखिरी शेर है, अहमद बचा ले खुद को अगर तू बचा सके, अहमद वाह वाह। बचा ले खुद चा को अगर खुद तू को अगर बचा बचा सक सके, जा सके। तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, अब मैंने भेड़ तुझको तू। बहुत खूब। पराई क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई अरे, विश के बहुत सारे लोग अपनी निबेड़ सके, दूसरों के पराई उसमें, जिसे कहते हैं ना, उसमें ना टांग अड़ाए, अपनी तो अच्छा हो। तो बहरतौर आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप देख देख रहे हैं, कि सिर्फ एक शख्सियत से ही गुफ्तगू और मुलाकात नहीं थी, ये एक सफर भी है, विरासत से अपनी शनाख्त तक का, नाम से काम तक का, और साय से रोशनी तक का। अहमद सफ़ी हमें ये सिखाते हैं कि बड़े बाप का बेटा होना आसान रास्ता नहीं होता, अक्सर ये एक इम्तिहान होता है। एक तरफ इब्न सफ़ी जैसा अजीम नाम, और दूसरी तरफ अपनी अलग पहचान बनाने और खामोश जिद्दोजहद करने के लिए अहमद सफ़ी ने साबित किया कि इंसान सिर्फ अपने ख़ानदान के नाम से बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसे अपने किरदार, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से भी बड़ा बनना होता है। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत, ये कम लोगों का नसीब होता है। और यही अहमद सफ़ी की असल कहानी भी है, कि कुछ लोग शोर से नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं। आज जब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग जल्दी से शोहरत चाहते हैं, अहमद सफ़ी हमें याद दिलाते हैं कि असल अजमत खामोशी से तामीर होती है। तो अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके बहुत वक्त के, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू के बहुत मशहूर हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी बहुत हम बहुत इंतज़ार करेंगे, ताकि अपनी इस प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन के लिए ये सारे लिंक्स भी दे ज़रूर सकें, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर। पेश कर सकें। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे नाजरीन से। तो जनाब, अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो, जो कि मुझे मालूम है कि ज़रूर पसंद आई होगी, बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा इस गुफ्तगू में। कहीं पे कोई आपको दबाव नहीं आएगा, एक चलती रवानी की गुफ्तगू है। तो इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग समझते हैं कि विरासत ही सब कुछ है, क्योंकि आपने आज देखा है कि विरासत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन मंजिल तक खुद आपको चल कर ही जाना पड़ता है। तो इस गुफ्तगू को, इस बातचीत को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहजत अब इजाज़त चाहती है अहमद सफ़ी के साथ। तो चैनल था बियॉन्ड विद बहजत। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।